हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ। क्या आप विविधता का अर्थ जानते हैं? विविधता का अर्थ होता है एक दूसरे से अलग होना या डिफरेंट होना। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 3 दोस्त देखने को मिलते हैं, ए, बी एंड सी। इन तीनों में बात होती है और ये डिसाइड करते हैं कि एक पेंटिंग कंपटीशन होना चाहिए। जब इनका कंपटीशन होता है तो लास्ट में देखेंगे कि जो इनकी पेंटिंग्स है वो तीनों की अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं विविधता देखने को मिलती है। अब सामान्य शब्दों में हम देखें तो विविधता होती क्या है? संस्कृति, रंग रूप, वेशभूषा, भोजन, त्योहार आदि के आधार पर विविधता तय की जाती है। जैसे इस चैप्टर में एक कहानी दी गई है समीर 1 एंड समीर 2 की, जहाँ समीर 1 ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है एंड वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों भाषाएं अलग हैं, जिस कारण यहाँ पे हमें भाषा विविधता देखने को मिलती है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर विविधता का है सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर। जैसे समीर 1 हिंदू है और समीर 2 मुस्लिम है। अब धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर विविधता के अलावा हमें इन दोनों में एक और असमानता देखने को मिलती है। जैसे जो समीर 1 है उसने स्कूल में पढ़ाई की और समीर 2 अखबार बेचता था, क्योंकि जो समीर 2 है उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। अब हम नॉर्मली अपनी लाइफ में भी देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे ऐशो आराम के साधन है, पूरे अवसर है, संसाधन है, अच्छा घर है, पढ़ाई अच्छी है, अच्छी हेल्थ के अवसर है, सब कुछ बढ़िया है। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं होती है, तो एजुकेशन पे कब ध्यान देंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब हम बात करें अगर असमानता या बराबरी, तो यही असमानता और बराबरी है, जहाँ पर अवसर और संसाधन के अवसर ना हो। जैसे जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। हम देखते हैं कि समाज को कई समूहों में बांटा गया है और ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वहाँ पर थी वर्ण व्यवस्था, जहाँ पे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे उनका काम था वैदिक पाठ करना, जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध करना और अपने कबीले की या समुदाय की रक्षा करना। तीसरे थे वैश्य, जिनका काम था कृषि या व्यापार, और जो शूद्र थे उनका काम था सेवा करना। बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते ये चीज़ और भी गहरी हो गई। वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि कुम्हार का बेटा सिर्फ कुम्हार ही बनेगा। तो इन सारी चीज़ों से जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई थी वो और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। अब हम बात करते हैं जो विविधता है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करेगी। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था समीर 1 एंड समीर 2 का। दोनों ने आपस में बात की, दोनों को अलग अलग लैंग्वेज आती थी, तो कहीं ना कहीं जो उनके वर्ड्स थे, टर्मिनोलॉजी थी और जो उनके विचार थे उनका भी आदान प्रदान हुआ। तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा होगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई पंजाब का व्यक्ति है, वो अगर साउथ इंडिया में जाएगा तो वो साउथ इंडिया में क्या कुछ नहीं सीख सकता है। वहाँ का जो व्यंजन है, त्योहार है, उनके पर्व है, उनकी पोशाक है, उसको उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी या फिर वो उनसे प्रभावित भी हो सकता है। अब जैसे साउथ इंडियन का है तो वो पंजाब आएगा तो वो क्या देखेगा? यहाँ पे भांगड़ा हो गया, उनकी जो पगड़ी वाला कल्चर हो गया, और जो उनके त्योहार हो गए, काफ़ी कुछ उसको भी सीखने को मिलेगा। वैसे ही जैसे एक पंजाब वाला वहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे ओणम हो रहा है और यहाँ पर सिलम्बम डांस चल रहा है, यहाँ पर कुडियाट्टम परफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से वो भी साउथ इंडिया में काफ़ी कुछ सीख सकता है। उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, बहुत कुछ। अब हम बात करते हैं भारत में विविधता की।
हम सभी को पता है भारत विविधताओं का देश है। हम कई प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे हम देखते हैं हर जगह कहीं पे चूरमा बाटी फेमस है, कहीं पे इडली फेमस है। तो ये सारी चीज़ें हमें वैरायटी में देखने को मिलती है। अलग अलग त्योहार मनाते हैं। कई जगहों पे ओणम मनाया जा रहा है, कई जगहों पे पोंगल भी मनाया जा रहा है, बट समय एक हो सकता है पर त्योहार के कई नाम दिए गए। कई जगहों पर अलग अलग तरीके से कई त्योहार मनाए जाए, जैसे दशहरा हो गया, कई जगहों पे ओणम है, कई लोग ईद मना रहे हैं, कुछ लोग क्रिसमस मनाते हैं। इस तरीके से हमें कई त्योहार भी देखने को मिलते हैं और कई धर्मों का पालन करने वाले लोग भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी प्रमुख हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम सभी एक ही चीज़ें करते हैं और हमारे करने के तरीके अलग हैं। यहाँ पर हमारी एकता में अनेकता वाली चीज़ प्रदर्शित होती है। अब हम बात करते हैं विविधता को कैसे समझें। जब 2 साल पहले रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम यात्रा करते थे। संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक तब भी जाते थे। तब पानी के जहाज, घोड़े, ऊंट या फिर पैदल चल करके हम यात्राएं करते थे। जैसे कि आज हम यात्राएं करते हैं, क्यों? व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छी जीवन शैली के लिए। तो वैसे ही पहले भी लोग यात्राएं करते थे खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, व्यापार के लिए। और कई लोग युद्ध की स्थिति में जब गांव के गांव उजड़ जाते थे तो अपनी सुरक्षा के लिए भी यात्राएं करते थे। कई लोग, जैसे आपदाएं आ जाती थी, बाढ़, भूकंप, सूखा और कई प्रकार के, जैसे कई गांव आग में जल के नष्ट हो जाते थे, कई जगहों पे ऐसी गंभीर सिचुएशंस आ जाती थी, तो वो लोग भी तब यात्रा करते थे अपने रहन सहन और अपनी जीवन शैली को अच्छा रखने के लिए। जब लोग नई जगहों में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट को, जैसे हम सभी स्टूडेंट्स हैं और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो हम वहाँ पे नए शहर पर उस जगह का कल्चर अपनाएंगे। वहाँ के लोग कैसे पोशाक पहनते हैं, हम उस चीज़ को अपनाएंगे। वहाँ के लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, हम उस चीज़ को अपनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जीवन शैली है उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरीके से किसी इंसान की भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और यहीं से संस्कृति में आदान प्रदान की झलक भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं केरल और लद्दाख के उदाहरण के माध्यम से कि कैसे करके कोई भौगोलिक परिस्थिति किसी की विविधता में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं हम पहले लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरी रहती है और लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। तो हम सभी को पता है कि जो बर्फीली जगह होती है, यानी कि जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ पे लाइकेन के अलावा और कोई कृषि हो ही नहीं सकती है, सिर्फ वहाँ पे लाइकेन जमती है। और जब यहाँ के लोग हैं गर्मियों का वेट करते हैं ताकि वो बर्फ़ पिघले और उनको पीने के लिए पानी मिले। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन मिलता है। जो ये पश्मीना ऊन है ये हमें मिलती है पश्मीना बकरी से और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है और लद्दाख में से जीआई टैग भी मिला है। जो लद्दाख के लोग हैं वो बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और जो कश्मीर है वहीं पर ये पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यानी कि हम क्या समझें, जो ये पश्मीना शॉल बुनना है वहाँ का प्रमुख हस्तशिल्प है।
अब जैसे हम उनके आहार की बात करें तो वहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस आदि खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय हैं, कुछ याक है और कुछ बकरियाँ। अब यहाँ पर रेगिस्तान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यापारी नहीं आते होंगे। यहाँ पर पुराने समय से ही व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि जो लद्दाख है वो तिब्बत और मध्य एशिया के बीच का बहुत अच्छा व्यापारिक मार्ग रहा था और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी रहा था। क्योंकि जैसे हमें पता है जोजिला दर्रा से कश्मीर को लेह से जोड़ा जाता है, एंड जो लेह और तिब्बत है वहाँ पर चांगला दर्रा प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में काम करता था। अब जो लद्दाख है उसके रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। जो लद्दाख है इसीलिए उसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं। और जो बौद्ध है एंड मुस्लिम है वो एक प्रमुख कविता और गानों का संग्रह के रूप में नाटक और गाना गाता है जिसका नाम है केसर सागा। चलिए, लद्दाख तो हम समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर कई प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षक रहा। अब जैसे हम देखते हैं वहाँ पर क्या है, कार्डिमम हिल्स वो इलायची के लिए फेमस है। अन्नामलाई हिल्स, वहाँ पे कई तरीके के मसाले हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्मदूत हैं सेंट थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे, जैसे जो इब्न बतूता है उन्होंने बताया था यहाँ के जो मुस्लिम लोगों का जीवन था कि काफ़ी अच्छा था। वास्को डी गामा अपने समुद्री मार्ग से यहाँ आए, जिससे यूरोपीय और भारतीय समुद्री मार्गों का हमें पता चला। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग कई प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध। चीन के व्यापारी भी केरल आए और जैसे हम इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं, जो मछली पकड़ने वाला जाला होता है उसे यहाँ पर चीना वाला कहते हैं, और जो तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें जो चीन शब्द है उसी से प्रूफ होता है कि इनका ओरिजिन ऑफ सेंटर क्या रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि जो केरल की उपजाऊ ज़मीन है तो वहाँ पर चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, यानी कि समुद्र हो गया और कार्डमम हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स, इन सब की वजह से मसाले हो गए और सब्जी हो गई, और साथ में समुद्र की वजह से मछली और चावल। इन सब के उत्पादन के कारण का प्रमुख आहार होगा चावल, सब्जी और मछली। जो केरल है यहाँ का जो प्रमुख त्योहार है ओणम, जिसमें कि बोट रेस भी हमें देखने को मिलती है। अब हमने केरल और लद्दाख की कुछ भौगोलिक स्थितियाँ देखी जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख के लोगों ने उनके व्यापार को आने वाले लोगों के लिए आकर्षक बनाया। जो विविध संस्कृतियां हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है इतिहास का और भूगोल का। जो विविध संस्कृतियों का प्रभाव है केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, ये हमारे वर्तमान जीवन का आधार भी इसी पर टिका हुआ है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो हम पे भी उस चीज़ का छाप पड़ेगा, और उन लोगों पर भी हमारा कोई चीज़ उन्हें भी मतलब इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे मेरी एक दोस्त है मध्य प्रदेश की, मैं हूँ उत्तराखंड की, तो मैं उसको अपनी लैंग्वेज सिखाऊंगी,
उससे अपने त्यौहार के बारे में बताऊंगी, कुछ एक दो रेसिपी बताऊंगी, साथ में उससे भी उसके त्यौहार, उसकी रेसिपी और उसके साथ कुछ उनकी पोशाक के बारे में जान सकती हूँ। इस तरीके से उसकी संस्कृति का प्रभाव मुझ पर पड़ा और मेरी संस्कृति का प्रभाव उस पर पड़ा। अब हम बात करते हैं विविधता में एकता की। जो भारत की विविधता है या अनेकता है, उसी को भारत की ताकत का स्रोत माना गया है। जैसे जब अंग्रेज आए थे तो कई प्रकार के धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुष और समुदायों ने यहाँ पर मिलकर लड़ाई लड़ी थी। कई लोग आए थे, कई समुदायों से आए थे, जनजाति आई थी, किसान आए थे, मजदूर आए थे, बच्चे आए थे, बूढ़े आए थे। सब ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, इकट्ठे जेल गए और अलग अलग तरीक़ों से इन लोगों ने विरोध किया था। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि फूट डालो और राज करो की नीति से वो भारत पर कब्जा कर पाएंगे, लेकिन वो ये सब करने में कामयाब नहीं हो पाए। अब हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, जो कि इस पंक्ति में दी गई है। हिंदू व मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे। जो ये पंक्तियाँ हैं ये अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जिनका नाम क्या था, डायर। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग थे जिनकी हत्या करवा दी गई थी, जो कि सिर्फ पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनमें से बहुत सारे लोगों की जानें गईं, उससे भी ज़्यादा घायल हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐसे गीत उभरे जिन्होंने कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास किया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा था भारत की खोज थी, जो उसमें लिखा था कि जो भारतीय एकता है कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। अब बात करते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसमें भी हमारी अनेकता में एकता की बात की गई है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा के माध्यम से। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। आपके लिए कुछ होमवर्क है। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को बताइए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। और जिन लोगों को लगता है एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, वो इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।